यहाँ पर कच्चे तेल से करेंगे, जहां पर देर रात कल हमने 4.5 से 5% की गिरावट आते हुए देखी है। हेज फंड्स की तरफ से तो मुनाफा वसूली है ही, लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स कल हमने आते हुए देखी, उसका भी दबाव यहाँ पर प्राइसेस में पड़ा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर अब थोड़ी सी कंसोलिडेशन मुनाफा वसूली के बाद देखने को मिली है। 1815 1820 डॉलर प्रति आउंस के आसपास यहां पर अब सोना ठहरता हुआ नजर आया है। यहां पर कैसे करे कारोबार, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे हल्दी की, जहां पर कल एक अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया, लेकिन साथ ही साथ टर्मरिक बोर्ड की जो यहां पर अब कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और जो एक्सपोर्ट मैंडेट यहां पर दिए गए हैं, उसका कितना असर यहां पर हल्दी की अवेलेबिलिटी और भावों पर पड़ेगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ करेंगे। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटीज से, नरेंद्र तनेजा जी हैं, एनर्जी एक्सपर्ट, और साथ ही अंकित अग्रवाल जुड़ेंगे यहां पर अमर अग्रवाल फूड से। लेकिन जैसे बात करी कि कच्चे तेल पे पहले राय ले लेते हैं, और नरेंद्र जी, आपने कहा भी था कि ओवरबॉट है इन प्राइसेस का, सपोर्टिव डिमांड हमने ऑन द बैक आते हुए नहीं देखी, लेकिन जिस तरह की वॉल्टिलिटी रही है, क्योंकि अगर हम जून जुलाई में देखें तो भाव 70 पे थे, सितंबर में हमने 96 आते हुए देखे, अक्टूबर की शुरुआत 86 के साथ हुई है। पहले तो ये वॉल्टिलिटी आप कैसे देखते हैं? डिमांड और सप्लाई को लेकर के मार्केट में कंसर्न है। तेल जगत को लगता है कि जितना इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोरेशन में होना चाहिए, नई डिस्कवरी में होना चाहिए, वो नहीं हुआ है, जबकि अभी आने वाले 20 साल तक तेल का कोई विकल्प नहीं है। तो उसको लेकर के जो आप देखते हैं कि कीमतें बढ़ती हैं, और जब ये ओपेक या सऊदी अरेबिया कीमत बढ़ाते हैं आर्टिफिशियली, उनका तर्क ये होता है कि हमको पैसा चाहिए क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करेंगे। तो जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है कि नई तेल के कुओं की खोज के लिए जितना निवेश होना चाहिए वो नहीं हो रहा, उसमें काफी हद तक सच्चाई है। हालांकि भारत में काफी है, कुछ देशों में है, लेकिन कुल दुनिया का एवरेज अगर हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे सब ग्रीन ग्रीन की बातें कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि बिना तेल के ग्रीन नहीं हो पाएगा। तेल से ही ग्रीन एनर्जी होगी और ग्रीन फ्यूचर बनेगा। तो उसमें इन्वेस्टमेंट आने वाले 15 साल बहुत एग्रेसिवली हमको चाहिए। तो उसमें तो सच्चाई है, वो एक रिफ्लेक्ट करता है कारण कि आप देखते हैं कि कभी कीमत कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है। लेकिन अभी जो वजह सबसे बड़ी बनी थी, उसका वो पॉलिटिकल रीजन था, वो आर्टिफिशियली बढ़ाया गया था। उसमें खास तौर से सबसे बड़ी भूमिका जो है वो सऊदी अरब की थी। लेकिन आपने देखा कि जैसी कीमतें जो हैं, वो ऐसा लगने लगा कि ये 100 टच कर जाएंगी, $100 पर बैरल, तो तुरंत आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया हुई, भारत की तरफ से बहुत तेज प्रतिक्रिया हुई। हमारे तेल मंत्री ने अबू धाबी में बहुत ही सख्त बयान दिए इस बात को लेकर के कि अगर $100 हो जाता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जो होगा, तो उससे जो बड़े उत्पादक देश भी उससे बच नहीं पाएंगे। तो इसी तरह की प्रतिक्रिया तमाम देशों ने दी, कुछ ने बाहर आकर के दी और कुछ ने उसको रियाद और कुवैत और इराक और ओपेक को उसको कन्वे किया है, और आप देख रहे हैं उसका असर हो रहा है। देखिए, ऑयल पॉलिटिकल कमोडिटी होती है, डिमांड सप्लाई की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अर्थशास्त्र की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन इतिहास उठा करके देखें कि तेल जो है उसमें राजनीति और पॉलिसी मेकर्स की बड़ी भूमिका होती है। अभी जो तेल बढ़ रहा था पिछले दिनों, जिसको आप लोग कवर कर रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, उसका वजह जो थी वो डिमांड सप्लाई बिल्कुल नहीं था, उसमें अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं था। वो सीधा सीधा जो था वो आर्टिफिशियली और सऊदी अरब वगैरह के दिखाना था कि उनमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, और सिंगल हैंडेडली ये चंद देश जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। इसको लेके बेचैनी हुई, भारत में बहुत बेचैनी हुई, चीन में बेचैनी हुई, जापान में बहुत बेचैनी हुई, और अमेरिका जो तेल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, सबसे ज्यादा वहां हुई। और ऐसे समय जब सऊदी अरब अमेरिका से न्यूक्लियर पावर डील नेगोशिएट कर रहा है, अमेरिका जो है उनकी मदद कर रहा है, इजराइल और सऊदी अरब के बीच में समझौता हो जाए, तो भारी बातचीत आपस में चल रही है, और उसके साथ साथ ये बात भी हुई है, और आप देख रहे हैं उसका असर मार्केट में दिख रहा है। जब भी कोई कूटनीति की बात होती है, जो बाजार में बड़े खिलाड़ी हैं, है ना, वो उसको तुरंत उनको पता लग जाता है, और उसी का असर है कि कीमतें जो हैं वो दक्षिण की तरफ जा रही हैं। ओके, इनफैक्ट मिस्टर तनेजा, आपने तो ये कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि डिमांड की वजह से ये तेजी नहीं आई है, ये फिगर्स इन्फ्लेटेड हैं, ये तेजी उतनी ऊपर टिकेगी नहीं। अब बताइए, अब यूएस का डेटा हमारे सामने है, जिसकी वजह से एकाएक हमने $5 का ड्रॉप देखा है। अब यहाँ से और नीचे स्लिप होते हुए देख रहे हैं आप, क्या नई रेंज अब क्या रह सकती है, कहाँ स्टेबल होगा क्रूड, क्या लग रहा है फिलहाल? देखिए, तेल के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर के अलावा कोई जानता नहीं, लंबा प्रोजेक्शन करना जो है कोई समझदार व्यक्ति नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि जो हालात दिख रहे हैं, जिस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि डिमांड में कोई बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जाहिर है वहाँ परेशानियां बढ़ेंगी, और कहीं से कहाँ से चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो काफी जो है वो डामाडोल स्थिति के अंदर है, तो डिमांड, बड़ी डिमांड कहाँ से आएगी, तो वो होती हुई नजर नहीं आती है।
दूसरी तरह में ये भी समझ में आता है कि सऊदी अरब और खासतौर से इन देशों का कहना $80 चाहिए, तो ठीक है, भारत भी उसके साथ ओके है और अमेरिका भी कहता है ठीक है $80 चलती है। और लेकिन डिमांड तो कोई बढ़ने वाली नहीं, सप्लाई कंस्ट्रेंट कोई बड़ी होने वाली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको देखते हुए अगर हम $80 से लेकर के $87 के बीच का एवरेज निकाल के चलते हैं कि आने वाले 2-1 महीने ये एवरेज रहने वाला है, 80 से लेके 80 टू 87 का बैंड ये एवरेज रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये काफी जो है ये ऐसा है जिस पर बाजार टिकेगा। अब कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर हो जाए यूक्रेन को लेके या कहीं और, उसके बारे में कहना मुश्किल है, या एकाएक चाइनीज अर्थव्यवस्था जो है वो बाहर निकल आया, नहीं वो भी ऐसा होगा लगता नहीं है, या कहीं से बहुत बड़ी डिमांड, ऐसा भी नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है $80 से 87 का अगर हम एवरेज लेके चलते हैं तो वो काफी सेफ है। लेकिन ताज्जुब की बात नहीं होगी $80 से भी नीचे चला जाए, लेकिन 80 टू 87 मुझे लगता है ये एवरेज लेके चलते हैं तो काफी सेफ है, लेकिन बीच बीच में 80 से नीचे भी जा सकता है। ऑलराइट, तो 80 टू 87 डॉलर्स की रेंज यहाँ पर कच्चे तेल में बन सकती है। स्पाइक हम यहाँ पर देख चुके हैं और यहाँ से ज़्यादा जो रिवॉर्ड्स हैं वो शायद नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। मिस्टर नरेंद्र तनेजा, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत डिटेल से ऑफकोर्स कच्चे तेल के बारे में समझाने के लिए, जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं कि 90 टू 95% पॉलिटिक्स है और उसके बावजूद उसके बाद कुछ यहाँ पर डिमांड सप्लाई की चलती है। अजय, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर ये करंट प्राइसेस? पिछले 8 दिनों में $10 की जो गिरावट यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिली है, जिस तरह की हैवी प्रॉफिट टेकिंग ओवरनाइट में आई है, इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इनिशियली पहले लग रहा था कि ईयर एंड तक हम $98 तक का लेवल देखेंगे ब्रेंट में, और लगभग हमने देखा प्राइसेस 98 के करीब चले गया था। बट जेपी मॉर्गन के जो स्टेटमेंट्स आए थे और लग भी रहा था कि ये और एस्केलेट अगर होता है तो $120 तक का भी लेवल दिखा दे, और हमारा भी मानना था कि $104-105 ईयर एंड तक दिखा देगा। बट जैसे तनेजा जी ने भी कहा कि ये पॉलिटिकली थोड़ा सा इन्फ्लेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से हमने रिजल्ट देखा कि एकाएक हमने $10 से $12 की गिरावट देखे हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है टेक्निकली मार्केट $85 का एज ऑफ नाउ सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, बिकॉज अगस्त में भी हमने देखा था कि 85 के ब्रेक के थ्रू ही मार्केट में गेन आया था। तो आई थिंक डाउन साइड थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड दिख रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी दबाव बन रहा है। इनफैक्ट अगर ओपेक के मीट से पहले के अगर स्टेटमेंट्स देखते हैं तो वहां पे हमने देखा सीएफटीसी में जो होल्डिंग्स थी स्पेकुलेटर्स की, वहां पे हमने कमी आते हुए प्रॉफिट बुकिंग करीबन 22,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए थे, जो एक संकेत दे भी रहा था कि मार्केट में ऐसा कुछ अपडेट आ सकता है। तो आई थिंक मार्केट अभी इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, जो 85 से लेकर $88 के बीच में रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में रुपया काफी इंपॉर्टेंटली मूव कर रहा है, तो आई थिंक मार्केट डोमेस्टिक मार्केट में भी 7,000 का एक तरह का बेस बन रहा है। तो आई थिंक कंसोलिडेशन रहेगा जो 6900 से लेकर 7200 के बीच में रहेगा। बिल्कुल आज के इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है 7,000 पे बाय करना चाहिए, 6950 का स्टॉप लॉस रखिए, 7150 तक का एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो ये रही कच्चे तेल पर फिलहाल 7,062 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं बुलियंस के और गोल्ड पर पहले राय ले लेते हैं, जहां पर हमने लगातार गिरावट देखी। आज प्राइसेस फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बास्केट के साथ ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कंसर्न्स वही हैं। ट्रेजरी यील्ड्स हो, बॉन्ड यील्ड्स हो, एलिवेटेड लेवल्स पर ही हैं। फेड लॉन्गर टर्म में रेट हायर साइड पर रखेगा, ये डर लगातार बना हुआ है। हालांकि जो कल डेटा आएगा नॉन फार्म पेरोल का, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या व्यू है इन लेवल से आपका गोल्ड पर, अजय? बिल्कुल, हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन की अगर हम बात करें तो फ्राइडे फर्स्ट हाफ में तो मार्केट में काफी अच्छी पुल बैक हमने सोने और चांदी में देखी थी, इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में हमने देखा था कि प्राइजेस चांदी 8 बजे तक 73,200 तक चले गया था, जबकि गोल्ड में भी एक अच्छा खासा बाउंस था। पर्सनली मुझे लगता है कि जिस ढंग से डॉलर में जो तेजी आई थी ये एक रिट्रेसमेंट है अभी भी, बिकॉज अक्टूबर 2022 में हमने 114 का लेवल देखा, नीचे में हमने 99.50 का लेवल देखा, तो एक्जैक्टली 50% का एक रिट्रेसमेंट ड्यू था जो 107.20 तक बनता है। तो एक्जैक्टली मार्केट ने 107.20 का लेवल छूने के बाद अब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक टू अर्ली टू से राइट नाउ, बिकॉज जो हॉकिश व्यू है वो डिस्काउंटेड जरूर है मार्केट में, बट अभी इमीडिएट रेंज की अगर बात करें तो गोल्ड मुझे लगता है एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। पिछले 2-3 दिनों में जो बड़ा फॉल या वॉलिटिलिटी था, मार्केट अपने आप को एडजस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर हम सोने की बात करें तो सोना इंटरनेशनल में मुझे लगता है फ्यूचर
1836 से लेकर 1860 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में। वहीं अगर एमसीएक्स की बात करें तो मुझे लगता है 2-3 दिन से 56,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो 56,500 से 57,100 के दायरे में रहेगा। आज दिन के सेशन में दबाव रह सकता है बट 56,600 के करीब लेके चलिए, 56,950 का टारगेट रहेगा। चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी मुझे लगता है कि एक अच्छी गिरावट के बाद मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा, तो 66,000 से लेकर 68,500 के दायरे में ट्रेड करेगा। आज के लिए इंट्राडे के लिहाज से 67,000 में लीजिए, 66,200 का स्टॉप लॉस रखिए। 68,000 का एक रिट्रेसमेंट हम देख पाएंगे जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है उससे पहले मार्केट में थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए बुलियन को। मेटल के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो मुनाफा वसूली यहाँ पर अब भी जारी है। अजय, कॉपर एसेंशली 740 से 700 और 700 के स्तर भी हमने देर रात कल यहाँ पर टूटते हुए देखे थे। अभी भी वही हाल है, 699 के आसपास स्तर है। इसका वीकली मंथली चार्ट हम लेके आना चाहेंगे। कैसे देखते हैं अब आप कॉपर को, क्योंकि अगर इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर माना देखा जाता है, अगर उसी टेक्स्ट बुक वे से हम आगे चलें तो इसकी हालत तो काफी खराब रही है। बिल्कुल, अगर हम इस वक्त अगर वीकली चार्ट की बात करते हैं तो प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर एक्सपेक्टिंग कि प्राइजेस 708 710 के नीचे नहीं जाएगा। इनफैक्ट हमने लास्ट वीक देखा भी था प्राइजेस 708 के लो लगाने के बाद एक बड़ा जंप भी दिखाया था। बट करंटली चाइना मार्केट हॉलीडे पे, तो वी डोंट हैव एनी क्लूज फ्रॉम चाइना कि हाउ थिंग्स वुड बी मूविंग। बट हाँ, इट इज एक्सपेक्टेड कि 8 तारीख से जब चाइना ओपन अप होगा तो रीस्टॉकिंग वापस होने की उम्मीद है। बट करंटली डेटा पॉइंट कोई भी सपोर्टिव नहीं है और डॉलर इंडेक्स भी अभी 106.50 के करीब है। तो अनलेस एंड अनटिल 710 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलता, इनफैक्ट 708 के ऊपर अगर नहीं निकलता कॉपर, तो आई थिंक नीचे में वापस 690 688 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। बट करंट लेवल से मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि 680 के आसपास बेस बनता है। तो आई थिंक जब तक चाइना मार्केट ओपन अप नहीं होता, वी कैन सी अ लेवल लाइक 690 692 इनिशियली। चलिए, तो ये रही बेस मेटल्स पर। ऑलरेडी हमने बेस मेटल्स में नरमी देखी है, कॉपर भी 700 के नीचे कारोबार करते, बाकी बेस मेटल्स भी थोड़ा थोड़ा रिकवर होकर मिक्स ट्रेड कर रहे हैं आज के कारोबार में। इस बीच एक बार स्टिल इंसीडेक्स भी आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर 0.5% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। 45,970 के मौजूदा लेवल्स हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से बात करेंगे टर्मरिक की, जहां पर नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। क्या मायने हैं इसके, कितना एक्सपोर्ट यहां से बढ़ते हुए देखेगा, सब पहलुओं को समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो कितना फायदा होगा और जो एक्सपोर्ट टारगेट्स यहां पर फिक्स होते हुए नजर आए हैं उसका असर अवेलेबिलिटी और प्राइसेस पे कैसा रह सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अमर अग्रवाल फूड्स के डायरेक्टर अंकित अग्रवाल हैं। अंकित, सबसे पहले तो जो नेशनल बोर्ड बनने का फैसला है उसे कैसे देखते हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। मनीषा जी, माननीय प्रधानमंत्री ने जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड अनाउंस किया है तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में कल, ये हम समझते हैं कि हल्दी के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इसके कई फायदे हमें लगता है कि आने वाले सालों में हम देख पाएंगे, चाहे वो कल्टीवेशन को लेकर हो, फील्ड प्रोसेसिंग हो, फाइनल प्रोसेसिंग हो, एक्सपोर्ट्स हो, इन सभी में हमें लगता है कि वील बी एबल टू रियलाइज मेनी बेनिफिट्स इन द इयर्स टू कम। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। टर्मरिक का जो इम्पोर्टेंस है वो उन्होंने हमको भी दर्शाया है और मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी इसका बहुत वैल्यू रहेगा, ये जो बोर्ड स्थापित किया जा रहा है इसका। अंकित, जो एक्सपोर्ट टारगेट्स दिए गए हैं वो काफी ऑन द हायर साइड है। एज ऑफ नाउ किस तरह के एक्सपोर्ट्स हम देखते हैं और जो टारगेट्स हैं वो पूरा अगर करने जाएं तो किस तरह की अवेलेबिलिटी की जरूरत है? मनीषा जी, काफी जैसा कि आपने कहा हायर टारगेट्स हैं, बट हायर टारगेट्स रखने से ही कहीं ना कहीं अचीव हो सकेगा। हमने देखा है इन द पास्ट भी कि ये गवर्नमेंट दे आर नॉट स्केयर्ड टू ड्रीम। तो ये जो ड्रीम उन्होंने कल देखा है या हमें दिखाया है, दिस इज वेरी गुड फॉर दी टर्मरिक ट्रेड ऑन द होल। लेकिन काफी हायर टारगेट्स हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ वर्क। जैसे कि बोर्ड, द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि ये जो बोर्ड की स्थापना की गई है, इसके बाद ट्रेडर्स को, एक्सपोर्टर्स को, सबको कई बेनिफिट्स देने पड़ेंगे और ऑन द होल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक कि ये एक इम्पॉसिबल टारगेट है। वी शुड बी एबल टू अचीव दिस टारगेट इन द नेक्स्ट 5 to 7 to 10 years के टाइम फ्रेम में। बट
वी आर इन द राइट डायरेक्शन। कोविड के बाद हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ गए हैं और कई सारे देशों को, यूरोपियन नेशंस, साउथ अमेरिकन नेशंस, अमेरिका, अफ्रीकन नेशंस, हर जगह हल्दी की इम्पोर्टेंस को हमने भी दर्शाया है और उनको भी समझ में आया है कि हल्दी के कई मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय हल्दी के ट्रेड के लिए, हल्दी के एक्सपोर्ट के लिए, हमारी इकोनॉमी में हल्दी का ट्रेड का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अंकित, फिर एक व्यू आपका प्राइसेस पर भी। कल इनफैक्ट हमने सर्किट लगते हुए देखा, आज भी 1.5% ऊपर हैं प्राइसेस। डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो एक एनकरेजिंग स्टेप तो है ही टर्मरिक मार्केट के लिए, बट प्राइसेस फिर आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा लेवल से? मनीषा जी, प्राइसेस जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कई फंडामेंटल रीजंस थे जिसकी वजह से कि वी सॉ द अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट गोइंग अप टू 18,000 लेवल्स। वो काफी शॉर्ट टाइम फ्रेम में प्राइसेस काफी जंप कर गए थे, जिस वजह से कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ और ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, मसाला कंपनीज नए ऑर्डर उन भाव में लेने के लिए डर रहे थे। तो ये कंसोलिडेशन बहुत जरूरी था, ऑर्गेनिक डिमांड नहीं थी। तो प्राइसेस जो रिट्रेस हुए हैं 13,000, 13,500 के लेवल्स तक, हमें लगता है कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव रेंज हो गया है और यहाँ पे प्राइसेस स्टेबल भी हो गए हैं। और अब थोड़ी थोड़ी फेस्टिव डिमांड भी स्टार्ट हो रही है, जो कि मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा, दिवाली, जनवरी में हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स रहेंगे बिकॉज ऑफ रमजान फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड द अफ्रीकन नेशंस। तो मुझे लगता है कि ये प्राइसेस 13,000, 13,500 के लेवल में स्टेबल होने चाहिए और आगे का कंसोलिडेट होके फिर आगे का जैसे जैसे डिमांड आता है प्राइसेस थोड़े से ठीक ही रहेंगे, ऐसा ही उम्मीद है मनीषा जी। ओके, अजय, आपकी राय क्या है प्राइसेस पर ट्रेडर्स के लिए इन लेवल से? देखिए भाई, जैसे फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो ये साल काफी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहने हैं, क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन में भी ड्रॉप था और साथ में यील्ड में भी ड्रॉप रहेगा। बीच में जो ओवर वैल्यूएशन दिख रहा था प्राइसेस में, वो हमने करेक्ट होते हुए देखा और 13,000 के नीचे मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट सस्टेन करेगा। तो अभी भी हम लोग रिकमेंड करते हैं बाइंग करके ही चलना चाहिए। बट हाँ, मार्केट यहाँ से जो वॉलिटिलिटी हमने पिछले 1.5-2 महीने में देखी है, वो अब धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देगी। तो आई थिंक 14,100, 150 के करीब लेके चलना चाहिए। 13,700 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो खाली 14,800 तक का ही दिखाई दे रहा है। बट हाँ, अगर कोई मैनेवर की बात करे तो 15,200, 15,400 तक के भी लेवल दिखा देंगे। कुल मिला के बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति हल्दी में बना के ट्रेड करना चाहिए। ओके, चलिए, ये तो बात हुई टर्मरिक की। शुक्रिया अंकित आपका व्यूज देने के लिए टर्मरिक पर और इस डेवलपमेंट के क्या इम्पैक्ट हो सकता है पॉजिटिवली, उसको इलैबोरेट करने के लिए। लेकिन बाकी स्पाइसेस पर भी कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि जीरे में भी 1% की मजबूती है, धनिया भी 0.1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा अगर ग्वार पैक में भी देखेंगे तो लगातार गिरावट के बाद थोड़ा सा रिलीफ आते हुए दिखा है पिछले 2-3 सेशंस में। क्या सजेशन है आपका अजय, ग्वार पैक पर भी और एक मसालों के पॉकेट से भी कोई और ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले गवार कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने देखा गंगानगर और जोधपुर में गवार सेमिनार हुए थे। वहां पे कुल मिलाकर समझ में आता है कि इस बार क्रॉप साइज थोड़ी सी कमजोर रहेगी, यील्ड में भी ड्रॉप रहेगा, जिसका बेनिफिट मिलना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ डिमांड नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा भी मानना था कि 5400 तक का लेवल गवार में मिल जाएगा। तो रिसेंटली हमने देखा प्राइसेस 5350 तक का लेवल दिखा दिया। करंट लेवल से काफी अट्रैक्टिव दिखता है, वीकली चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन है। करंट लेवल से भी लेके चलना चाहिए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा रखिए 5350 का, और 1.5 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 6150 तक का टारगेट मिल जाएगा। वहीं गवार गम की बात करें तो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, स्लोली एंड स्टेडीली जैसे डिमांड इंप्रूव होगी इसमें भी जंप आता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली 11,200 का लेवल स्ट्रांगली होल्ड कर गया है, तो करंट लेवल से बाय करके चलिए। 11,500 में 10,800 का स्टॉप लॉस रखिए। 12,200 तक का लेवल मिलेगा, बट इसको मंथ एंड अक्टूबर मंथ का व्यू लेके चलिए कि आपको 12,200 से 12,400 तक का लेवल गवार गम में मिल जाएगा। वहीं अदर कमोडिटीज में अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे की भी बैलेंस शीट काफी टाइट रहनी है। इनिशियली लास्ट मंथ हमने देखा था कि चाइना से थोड़े से रिवर्ट्स आ रहे थे, जिसकी वजह से प्राइसेस में करेक्शन भी आया था। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि 57,500 के जो लेवल्स थे वो काफी अट्रैक्टिव बेट से बाइक करने के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि प्राइसेस नया हाई 70,000 के आसपास दिखा देगा। बट अगर हम अगले हफ्ता भर की बात करें तो 60,000 इज गुड टू बाय। 58,800 का स्टॉप लॉस रखिए। 62,200 से 62,400 तक के टारगेट हम जीरे में भी देख पाएंगे। ओके,
चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही आपके लिए एग्री पैक से, जहां पर स्पाइसेस पर और ग्वार पैक पर अजय ने व्यू दिया है। शुक्रिया अजय, शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए, सभी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। मुझे मनीषा जी को दी इजाजत। ब्रेक के उस पर अब देखिए वादा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में।